मैं क्रूज शिप समुद्र रत्न की रेलिंग पर खड़ी थी, जहां उत्तर भारत के ठंडे समंदर जैसे स्टील रंग की लहरें हमारे नीचे गहरी सांसों की तरह उठ गिर रही थीं। हम मुंबई से आगे बढ़ते हुए अंडमान की ओर जा रहे थे जब डॉक्टर मीरा गोयल मेरे पास आकर खड़ी हो गईं। जहाज की सीनियर डॉक्टर इस वक्त ड्यूटी पर नहीं थीं, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सा तनाव था। उनकी नजरें ऊपर की प्रोमेनेड पर बार बार जा रही थीं, जहां मेरा बेटा आरव और उसकी पत्नी रिया कॉकटेल पीते हुए हंस रहे थे, जैसे दुनिया में कोई चिंता ही न हो। डॉक्टर मीरा हल्का सा झुक कर बोलीं। हवा के शोर में उनका स्वर लगभग फुसफुसाहट बना हुआ था। मिसेस शर्मा, आज रात अपना इंसुलिन मत लीजिए प्लीज, मैं हाथ जोड़कर कह रही हूं। इतना कहकर उन्होंने मेरी हथेली में कुछ दबाया और तेज कदमों से चली गईं। उनकी सफेद कोट समुद्री हवा में फड़फड़ा रही थी। मैं जैसे पत्थर की हो गई। दिल धड़कनों के बजाय चोटें मार रहा था। मेरी मुट्ठी में एक छोटी सी चीज थी, एक विजिटिंग कार्ड। उसके पीछे के हिस्से पर एक कैबिन नंबर जल्दी जल्दी में लिखा गया था। मेरे हाथ कांप रहे थे। आखिर जहाज की डॉक्टर मुझे क्यों कहेंगी कि वो दवा न लूं जिस पर मैं पिछले 15 साल से जीवित हूं? एक रात इंसुलिन छोड़ देना मुझे कोमा में भेज सकता है। मेरे दिमाग में कई शक, कई डर हवा की तरह टकराने लगे, लेकिन कोई भी बात तर्क के दायरे में नहीं थी। पीछे से आरव की वही पुरानी बचपन वाली हंसी सुनाई दी, उसी तरह की जैसी वो 6 साल की उम्र में दिल्ली वाले घर के पिछवाड़े में जुगनू पकड़ते समय हंसा करता था। और सोचकर हैरानी होती है कि दिन की शुरुआत कितनी अलग थी। सुबह उठकर मैं बेहद कृतज्ञ और हल्की महसूस कर रही थी। ये क्रूज तो रिया का आइडिया था, मेरी रिटायरमेंट का जश्न। 40 साल नगर योजना विभाग में नौकरी करने के बाद उसने 2 महीने पहले मेरे लाजपत नगर वाले घर में बैठकर मेरा हाथ दबाया था। माँ, आप सारी जिंदगी काम करती रहीं, अब आपकी बारी है आराम की। हमें आपको खुश करके अच्छा लगेगा। आसपास धूप फैल रही थी और आरव अपने महंगे घड़ी वाले हाथ को टेबल पर टिका कर बोला था, सोचिए, इसे हमारा थैंक यू कहने का तरीका। आपने हमारे नए घर की डाउन पेमेंट में मदद की थी, अब हम आपकी एक इच्छा पूरी करना चाहते हैं। मैं पिघल गई थी। आरव मेरा इकलौता बेटा है। उसके पिता मनीष की 9 साल पहले हार्ट अटैक से मौत हो गई थी और तब से मेरा घर जितना शांत था उतना ही अकेला भी। इस यात्रा को उन्होंने प्यार से प्लान किया, हर खर्च खुद उठाया। इससे मुझे लगा कि शायद मैं अभी भी उनके लिए अहम हूँ। हम 2 दिन पहले चेन्नई पोर्ट से जहाज पर चढ़े थे और अब तक सब कुछ बेहद खूबसूरत था। नीला आसमान, साफ पानी, शानदार डिनर, लाइव संगीत। लेकिन डॉक्टर मीरा की बातों ने मेरे भीतर बर्फ जैसा डर भर दिया था। मैंने कार्ड फिर देखा, कैबिन D314। मेरा कमरा एक डेक ऊपर था, C178। मैंने ऊपर झांककर आरव और रिया को देखा। दोनों सिर झुकाकर रिया के फोन में कुछ देख रहे थे, मानो बिल्कुल परफेक्ट, सफल और खुशहाल जोड़ी हों। मेरे कदम लड़खड़ाए। शायद जहाज हिला था या शायद मेरी दुनिया। पिछले 2 दिनों से मैं कुछ अजीब महसूस कर रही थी, थोड़ी चक्कर, थोड़ी थकावट। मैंने सोचा था कि समुद्री यात्रा की वजह से होगा, लेकिन अब कुछ और लग रहा था। डॉक्टर मीरा ने पहले ही दस्तक पर दरवाज़ा खोल दिया, जैसे वो मेरे इंतज़ार में थीं। उन्होंने तुरंत अंदर आने को कहा और दोनों तरफ गलियारे को देखकर दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरा छोटा था लेकिन साफ। शेल्फ पर मेडिकल किताबें, मेज़ पर खुला लैपटॉप। उन्होंने मुझे बिस्तर के किनारे बैठने को कहा। माफ़ कीजिए, मुझे नाटक करना पड़ा, वो बोली, आवाज़ कांप रही थी। मैंने बहुत सोचा कि इसमें पढ़ूं या नहीं, पर चुप रहना मेरे पेशे के खिलाफ होता। मैं उलझ कर बोली, आप कहना क्या चाहती हैं? उन्होंने फ़ोन खोला, कुछ टैप किया और स्क्रीन मेरी ओर कर दी। ग्रेनी सी फुटेज, जहाज के मेडिकल डिस्पेंसरी का एंगल, टाइम स्टैम्प कल शाम 4:12।
एक शख्स ने काउंटर के पीछे हाथ डालकर कुछ उठाया और जेब में रख लिया, तेजी और सफाई से। चेहरा कैमरे की ओर थोड़ा मुड़ा। वो रिया थी। मेरे सीने में झटका सा लगा। मैंने धीरे से पूछा, वो क्या ले गई? इंसुलिन, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन की एक पूरी शीशी। उन्होंने मेरी आंखों में देखा, गहरी चिंता के साथ। मैं स्टॉक खुद संभालती हूँ। एक शीशी गायब थी तो मैंने फुटेज देखी। पहले लगा शायद उसे कोई बीमारी हो, पर उसकी मेडिकल फाइल में कुछ नहीं है। मैं बुरी तरह घबरा गई। तो फिर वो क्यों? डॉक्टर मीरा ने सांस खींची। इंसुलिन चोरी करने का सिर्फ एक ही मकसद होता है, किसी ऐसे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना जो उस दवा पर निर्भर हो। कमरा अचानक दम घोटू लगने लगा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, ज्यादा इंसुलिन से चक्कर, बेहोशी, दौरे, कोमा और मौत तक हो सकती है। रात में सोते समय ओवरडोज हो जाए तो किसी को पता भी नहीं चलता। मेरे हाथ कांप रहे थे। रिया मुझे क्यों नुकसान पहुंचाना चाहेगी? वो ठहर कर बोली, शायद इसका जवाब आपको इस रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। वो बोली कि वो आज दोपहर डेक 6 के कैफे में थीं। आरव और रिया पीछे वाली बूथ में बैठ गए। उन्होंने उन्हें देखा नहीं और उन्होंने बात सुनी। उन्होंने रिकॉर्ड कर ली। उन्होंने प्ले दबाया। कपों की हल्की आवाज, फिर आरव की शांत आवाज। तो आज रात सब तय है? रिया बोली, डोज पहले ही उसकी पेन में है। वो हमेशा 9 बजे इंजेक्शन लगाती है, सो जाएगी और सुबह तक बस एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा लगेगा। बुजुर्ग मरीजों के साथ अक्सर होता है। आरव, कोई शक नहीं करेगा, समुद्री यात्रा में ऐसी मौतें नेचुरल मानी जाती हैं। रिया ने जोड़ा, 2 करोड़ की इंश्योरेंस, ऊपर से घर, निवेश, सब। आरव धीरे से बोला, मैं महीनों से प्लान कर रहा हूँ। उसकी इंसुलिन पेन बदलना आसान होगा। आज रात डिनर से पहले कर दूंगा। कल तक हम आजाद होंगे। उसके बाद क्या कहा गया मैं सुन ही नहीं पाई। दिमाग में सिर्फ गड़गड़ाहट थी। मेरा बेटा, मेरा आरव, वही बच्चा जो मेरे सीने से लग कर सोता था, जिसने मेरे पति की मौत पर मुझे संभाला था, वो मेरी मौत की योजना बना रहा था। रिकॉर्डिंग बंद हुई। कमरे में गहरी खामोशी जम गई। डॉक्टर मीरा नरम आवाज में बोली, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन अब आपको अपनी सुरक्षा करनी होगी। मैं टूटी आवाज में बोली, मैं क्या करूं? पहला, इंसुलिन सिर्फ वही लेना जो मैं दूंगी। दूसरा, हर सबूत संभाल कर रखना। तीसरा, हमें कप्तान और सिक्योरिटी को बताना होगा। लेकिन ये आसान नहीं होगा। वो आपका परिवार है। मैंने आंखें बंद कर लीं। परिवार तो तब टूट जाता है जब लोग बता दें। मेरा तो बिना बताए ही टूट चुका है। आने वाले घंटे मेरी जिंदगी के सबसे भारी घंटों में से थे। डॉक्टर मीरा ने तुरंत कप्तान शेखर राजपूत से संपर्क किया। एक सख्त, कड़े चेहरे वाले, 50 के दशक के मध्य में भारतीय नौसेना से रिटायर्ड अधिकारी। जैसे जैसे वो हमारी बात सुनते गए, उनका चेहरा और गंभीर होता गया। उन्होंने अपने चीफ ऑफ सिक्योरिटी को बुलाया, प्रकाश राणा, मुंबई क्राइम ब्रांच के पूर्व डिटेक्टिव, तेज नजर वाले, चांदी जैसे बाल और आदेश देने वाली मौजूदगी के साथ। हम सब कप्तान के निजी ऑफिस में इकट्ठा हुए। दरवाजा बंद, आवाजें धीमी और बहुत ही सावधान। ये मामला बेहद गंभीर है, कप्तान राजपूत ने कठोर आवाज में कहा। हम हत्या के प्रयास, बीमा धोखाधड़ी और मेडिकल सप्लाई की चोरी जैसे अपराधों से निपट रहे हैं। और डॉक्टर ठीक कह रही हैं, सबूत जटिल है। रिकॉर्डिंग कानूनी रूप से चुनौती झेल सकती है। फुटेज चोरी दिखाती है पर इरादा नहीं। कोई वकील इसे गलतफहमी कहकर बचाव कर सकता है। हमें ऐसा प्रमाण चाहिए जिसे झुठलाया ना जा सके। कंट्रोल्ड ऑपरेशन, राणा ने सुझाव दिया। वो सीधे खड़े हुए, हाथ पीछे बांधे, अत्यंत पेशेवर। मिसेस शर्मा, क्या आपको अपने बेटे या बहू के किसी डिवाइस तक पहुंच है? लैपटॉप, कुछ भी? मैंने सोचा। आरव का लैपटॉप हमेशा उनकी केबिन की मेज पर खुला रहता था। वो कभी उसे सेफ में नहीं रखते, कहते कि सेफ भरोसेमंद नहीं होते। उनका दरवाजा लॉक रहता, लेकिन मेरे पास एक अतिरिक्त चाबी थी। आरव ने ही कहा था, माँ, एहतियात के तौर पर रख लीजिए।
अब उस विडंबना का वजन असहनीय लग रहा था। और वो आज रात ही कदम उठाने वाले हैं? राणा ने पूछा। मैंने धीमे से कहा, रिकॉर्डिंग के मुताबिक वे डिनर से पहले मेरी इंसुलिन बदल देंगे। वो धीरे धीरे सिर हिलाने लगे। तो हम उन्हें रंगे हाथ पकड़ेंगे। आप अपनी दिनचर्या सामान्य रखें। डॉक्टर मीरा आपकी इंसुलिन की जगह खारे पानी वाली पेन दे देंगी, स्पष्ट लेबल के साथ, ताकि आपकी सुरक्षा पूरी रहे। इस बीच हम आपके केबिन में एक छुपा कैमरा इंस्टॉल करेंगे जो सीधे आपकी मेडिकल पाउच पर रहेगा। जैसे ही वे छेड़छाड़ करेंगे, हमारे पास ठोस वीडियो सबूत होगा। इसे चोरी की फुटेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ मिलाकर हम उन्हें पोर्ट ब्लेयर में कानून के हवाले कर देंगे। मेरे पेट में एक ठंडी गांठ पड़ गई। मुझे डिनर में उनके साथ बैठना होगा, जैसे सब ठीक है। डॉक्टर मीरा ने मेरा हाथ थाम लिया। मुझे पता है ये कठिन है, लेकिन क्या आप कर पाएंगी? मैंने मनीष के बारे में सोचा, हमारा साथ बिताया जीवन, हमारा बच्चा जिसे मैं समझती थी। मैं सीधी बैठ गई। हाँ, मैंने कहा, मैं कर सकती हूँ। तैयारियां तब शुरू हुईं जब आरव और रिया ऊपर डेक पर बर्बन टेस्टिंग में व्यस्त थे। राणा ने एक छोटा कैमरा लगाया जो बिल्कुल सामान्य स्मोक डिटेक्टर जैसा दिखता था। वो मेरी छोटी इंसुलेटेड पाउच पर सही कोण से केंद्रित था। डॉक्टर मीरा ने मेरी दवा बदलकर असली इंसुलिन सुरक्षित सबूत के तौर पर रख ली। सब तैयार होते ही हम अलग अलग दिशाओं में चले गए। शाम के 6:30 बजे मैं मुख्य डाइनिंग हॉल में अपनी सबसे अच्छी ब्लाउज पहनकर बैठी थी, एक मुस्कान के साथ जिसे पकड़ना अलग भार असंभव था। रिया पन्ना रंग की ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल सलीके से बंधे थे। आरव ने नेवी ब्लू ब्लेजर पहना था और उसकी बांह रिया की कमर पर सहजता से टिकी थी। दूर से देखने पर हम एक प्यार करने वाले परिवार की तरह लग रहे थे। माँ को लग्जरी वेकेशन पर लाया गया है। माँ, रिया ने चमकते चेहरे से कहा और मेरे गाल पर किस किया। आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अब बेहतर महसूस कर रही थीं। दोपहर में थोड़ी थकी हुई लग रही थीं। बस आराम की जरूरत थी, मैंने कहा। उम्र के साथ होता है। आरव ने मेरी कुर्सी खींचकर मेरा ख्याल रखा, एक आदर्श बेटे की तरह। हमने शैंपेन मंगाई, परिवार के नाम पर टोस्ट। मैंने ग्लास उठाया, क्योंकि करना था। हर सेकंड की कीमत थी। हालांकि परिवार शब्द मेरे गले में फंस गया। डिनर शानदार था। फिले मिग्नॉन, बटर गार्लिक झींगे, रोस्टेड सब्जियां। मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। मैं बस आरव और रिया को देखती रही, उनके बनावटी स्नेह को। खाने के बीच में आरव खड़ा हुआ। जरा टहल कर आता हूं, उसने सहजता से कहा। वो ठीक 12 मिनट के लिए गायब रहा। मैंने हर सेकंड गिना, क्योंकि मेरी जिंदगी उसी पर टिकी थी। जब वो लौटा, उसके चेहरे पर हल्की खुशी थी। रिया भी किसी बोझ से मुक्त दिख रही थी। उन्हें यकीन था कि सब योजना के मुताबिक चल रहा है। कल सुबह उनके अनुसार मैं नहीं रहूंगी। खाने के बाद आरव ने कहा कि हम बाहर जाकर सूर्यास्त देखें। हम रेलिंग के पास खड़े थे। हवा ठंडी, आसमान सुनहरा। कितना सुंदर है माँ, रिया फुसफुसाई। अच्छा हुआ हम आए। हाँ, मैंने कहा, और अजीब तरह से बात सच थी। अगर मैं इस यात्रा पर न आती, मैं कभी नहीं जान पाती कि मेरे साथ क्या होने वाला था। 8:45 पर मैंने कहा, मैं बहुत थक गई हूँ, सुबह मिलते हैं। रिया ने मुझे कसकर गले लगाया। अच्छी नींद आए माँ। आरव मुस्कुराया। स्वीट ड्रीम्स। उसकी मुस्कान इतनी गर्म थी कि मेरी नसों में बर्फ दौड़ गई। कमरे में लौटकर मेरा दिल छाती में हथौड़े मार रहा था। कैमरा छत में ऐसे घुला हुआ था जैसे हमेशा से वहीं हो। मैंने अपनी रोज की आदतें दोहराईं, पायजामा, दांत साफ करना, चेहरा धोना। ठीक रात 9 बजे मैंने खारे पानी वाली पेन से इंजेक्शन लगा लिया, जैसे हर रात लगाया करती थी।
फिर मैं अंधेरे कमरे में लेट गई और इंतजार करने लगी। नींद तो आई ही नहीं। मैं बस इंजनों की धुन, लाउंज की दूर की संगीत और अपनी उथली सांसें सुनती रही। मैंने आरव के बचपन को याद किया, गोद में सो जाना, तैरना सीखना, मनीष की मौत पर मुझे गले लगाकर कहना, माँ मैं हूं ना। वो मैं हूं ना कब टूट गया, कब बिक गया। 11:47 पर फोन बजा, राणा का संदेश, सबूत मिल गया। सुबह 6 बजे कप्तान के ऑफिस में मिलिए। उसके बाद ही थकान ने मुझे घेरा। भोर में मैं चुपचाप कप्तान के ऑफिस पहुंची। सभी पहले से मौजूद थे, कप्तान, राजपूत, राणा, डॉक्टर मीरा और 2 सिक्योरिटी अधिकारी। राणा ने लैपटॉप मेरी ओर घुमाया। आपको ये देखना चाहिए। फुटेज शाम 7:58 बजे की थी, डिनर के समय। मेरे केबिन का दरवाजा खुला। रिया अंदर आई, फौरन चारों ओर देखा, सीधा मेरी पाउच के पास गई। उसने मेरी इंसुलिन पेन निकाली, जांचा, फिर अपनी जेब से एक बिल्कुल वैसी ही पेन निकाली। एक तेज सफाई भरी हरकत में उसने दोनों बदल दिए। सब कुछ वैसा ही रखकर बाहर निकल गई। पूरी प्रक्रिया 90 सेकंड। डॉक्टर मीरा बोली, हमने टेस्ट किया। जिस पेन को वो छोड़ गई थी उसमें अत्यधिक सांद्रता वाला रैपिड एक्टिंग इंसुलिन था। अगर आपने उसे लगाया होता मिसेस शर्मा, आप 1 घंटे में कोमा में चली जाती और रात नहीं बचती। कमरा घूमने लगा। मैंने मेज थाम ली। अब क्या होगा? कप्तान राजपूत ने कहा, 4 घंटे में पोर्ट ब्लेयर पहुंचेंगे। कोस्ट गार्ड और सीबीआई को सूचना दे दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हत्या का प्रयास फेडरल अपराध है। दोनों को तुरंत हिरासत में लिया जाएगा। मैंने कहा, उससे पहले क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ एक बार? राणा ने सिर हिलाया, ये उचित नहीं है। कृपया मुझे जवाब चाहिए। कप्तान ने कुछ पल सोचा, फिर बोले, ठीक है, उन्हें सुरक्षा के साथ लाया जाएगा, लेकिन तैयार रहिए, ये आसान नहीं होगा। 20 मिनट बाद आरव और रिया को अंदर लाया गया। रिया की आंखें सूजी थी, वो स्वेटशर्ट और लेगिंग्स पहने थी। आरव खींचा हुआ लग रहा था, मानो नींद में खलल डालना अपराध हो। माँ, आरव बोला। क्या हुआ? कहा गया कि कोई इमरजेंसी है। मैंने उन्हें देखा, गहराई से, उन लोगों को जिन्हें मैंने प्यार किया था। क्यों? मैंने धीरे से पूछा। क्यों मारना चाहते थे मुझे? रिया जम गई। आरव का चेहरा भावहीन हुआ। माँ, क्या कह रही हैं? क्या आपने ठीक से? बस, अब और झूठ नहीं। चोरी की इंसुलिन, रिकॉर्डिंग, फुटेज सब खत्म। कुछ सेकंड तक सिर्फ जहाज के इंजन की आवाज थी। फिर रिया का चेहरा कसैला हो गया, गिल्ट से नहीं, नफरत से। सच जानना चाहती हैं? वो फट पड़ी। क्योंकि आपके पास सब कुछ है और हमारे पास कुछ नहीं। पापा की मौत के बाद सारा पैसा आपको मिला। लाजपत नगर वाला घर करोड़ों का है। पेंशन, सेविंग सब आप रखती हैं। और हम डूब रहे हैं। निवेश डूब गए, कर्ज बढ़ गया, मकान की ईएमआई गला घोंट रही है। और आप अपने घर में बैठकर बस पैसा जमा करती रहती हैं। मैंने तुम्हें 50,000 दिए थे, खैरात, उसने चीखी। हमें असली मदद चाहिए थी, पर आप तो पूछने तक नहीं आई। तुमने कभी बताया ही नहीं कि तुम तकलीफ में हो, क्योंकि हमें भी सम्मान है। आरव आगे बढ़ा, आवाज बर्फ जैसी ठंडी। आप किसी भी दिन नेचुरली मर सकती थी। हमने बस प्रक्रिया तेज की, आपको शांति से जाने देते। सुरक्षा अधिकारियों ने दोनों को पकड़ लिया। हथकड़ियों की आवाज गूंजी। रिया चिल्ला रही थी, माँ प्लीज मत करने दीजिए, हम परिवार हैं। मैंने मुंह फेर लिया। अब मेरा कोई बेटा नहीं। वे चीखते हुए ले जाए गए। कप्तान राजपूत ने धीरे से मेरा कंधा छुआ। मुझे खेद है। पोर्ट ब्लेयर पहुंचने पर सीबीआई और कोस्ट गार्ड अधिकारी आए। आरव और रिया को बिना किसी शब्द के ले जाया गया। 6 महीने बाद मैं दिल्ली की फेडरल कोर्ट में बैठी थी। प्रोसिक्यूशन ने सब साफ कर दिया।
कैसे दोनों ने ओवरडोज की रिसर्च की, फर्जी बीमा दस्तावेज बनाए और मेरी हत्या की योजना महीनों तक रिहर्स की। डिफेंस ने कहा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सबूत पहाड़ की तरह थे। जूरी ने 3 घंटे में फैसला सुना दिया। रिया 15 साल, आरव 12 साल। उन्हें ले जाया गया। रिया रो रही थी, आरव बिल्कुल खाली चेहरा लिए। मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। ट्रायल के बाद मैंने अपना लाजपत नगर वाला घर बेच दिया। मैं मुंबई के मरीन ड्राइव के पास एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने लगी। अब मैं सीनियर प्रोटेक्शन सेंटर में वॉलंटियर करती हूँ, जहाँ बुजुर्ग अपने परिवार द्वारा ठगे जाने के डर से सलाह लेने आते हैं। मैं उन्हें चेतावनियां पहचानना सिखाती हूँ, अपनी वित्तीय सुरक्षा बनाए रखने का तरीका बताती हूँ, अपने दस्तावेज अपडेट करने को कहती हूँ। मेरे कानूनी कागजात अब मेरे वकील के पास रहते हैं। मैं हर हफ्ते अपने खाते जांचती हूँ। मेरी वसीयत का हर रुपया उन एनजीओज को जाएगा जो बुजुर्गों की रक्षा करते हैं। डॉक्टर मीरा और मैं आज भी ईमेल करते हैं। वो अब पुणे में एक क्लिनिक की डायरेक्टर हैं। उन्होंने मेरी जान बचाई और मैं उनका ऋण कभी नहीं चुका सकती। लोग पूछते हैं, क्या आपको आरव की कमी महसूस होती है? क्या माफ़ी संभव है? सच ये है, मुझे उस बच्चे की याद आती है जिसे मैं समझती थी कि वो मेरा है, पर शायद वो बच्चा बहुत पहले खो गया था, या शायद वो कभी था ही नहीं। आप किसी ऐसे को माफ़ नहीं कर सकते जो पछतावा महसूस ही नहीं करता, जो आज भी आपका फ़ायदा उठाने के लिए आपकी जान ले सकता है। मैं 63 साल की हूँ। अपनी इंसुलिन अब लॉक करके रखती हूँ। धीरे सावधानी से जीती हूँ। हर बार जब मैं किसी बुजुर्ग को चेतावनी पहचानना सिखाती हूँ तो मुझे एक छोटी जीत महसूस होती है। मनीष कहा करते थे, हमारा दर्द तभी सार्थक होता है जब हम उससे किसी और की रक्षा कर पाएं। मुझे नहीं पता हर चीज़ किसी वजह से होती है या नहीं, लेकिन इतना जानती हूँ, दर्द हमें तोड़ भी सकता है या कवच भी बन सकता है। मैंने कवच चुना और हर उस जिंदगी को बचाना जिसे मैं अपनी कहानी से चेतावनी दे पाती हूँ, वही मेरी जीत है। उस बेटे पर